स्वप्न अवस्था में प्रवेश। वैसे तो आप स्वप्न अवस्था को समझ चुके होंगे, लेकिन याद को ताजा करने के लिए नीचे दिए गए सूत्र को एक बार देखें। पहले हम अवस्था को समझने का प्रयास कर चुके हैं और अब इस अवस्था में प्रवेश करने की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी अवस्था में प्रवेश करने के लिए छोटी छोटी बातों का भी बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। कई बार छोटी सी बात को न समझने के कारण बहुत लंबे समय तक उसी स्थान में अटके रह सकते हैं। आओ याद ताजा करें। स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञम सप्तांग एकोन विशांति मुख प्रविविक्त भुक्तैजसो द्वितीय पादः। स्वप्न जिसका स्थान है तथा जो अंतः प्रज्ञ अंदर का ज्ञाता 7 अंगों जो कि सिर, दोनों कंधे से हाथ तक, छाती, पेट, दोनों कूल्हे से पैरों तक वाला है। 19 मुखों जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण एवं अंतकरण चतुष्टय यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार वाला, और सूक्ष्म यानी कि 5 विषयों का भोक्ता है, वह तेजस दूसरा पाद है। इस सूत्र से पता चलता है कि हम अंदर के ज्ञाता और भोक्ता भी हैं, और जैसा कि हम बाहर की ज्ञाता और भोक्ता हैं, और ये अवस्था बिल्कुल बाहर की अवस्था के समान ही है, लेकिन अंतर ये है कि बाहर में स्थूल का ज्ञान होता है और अंदर में सूक्ष्म का। तो केवल स्थूल और सूक्ष्म का ही अंतर है बाहर में और अंदर में। तो इसका अर्थ हमें उन्हीं बातों को सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना होगा या करना होता है जिनका कि हमने बाह्य रूप से, स्थूल रूप से किया हो, अर्थात स्वयं का और प्रकृति का आंतरिक यानी कि सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना होता है। और ये सारा अध्ययन स्वप्न में जगह पर प्रवेश करके करना होता है। अब इस अवस्था के ज्ञान से क्या परिणाम प्राप्त होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसे भी समझ चुके होंगे। यहाँ केवल समझ को ताजा करने के लिए इस सूत्र को दोबारा दे रहा हूँ। इस परिणाम से अपने आप को जांचते भी रहेंगे कि क्या ये परिणाम आपको आपकी स्थिति के आधार पर प्राप्त हो रहा है या कि नहीं। स्वप्न स्थनस्थै तेजस उकारो द्वितीय मात्रोत्कर्ष दुभय त्वादोत्कर्षति ह वै ज्ञान संतति समानश्च भवति नासाब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। स्वप्न जिसका स्थान है वो तेजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और उसके कुल में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन नहीं होता। इसका अर्थ है कि इस अवस्था को जानने वाला मनुष्य या समाज सभी को समान रूप से देखता है और उसी प्रकार से व्यवहार भी करता है, क्योंकि उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं जैसा हूँ वैसे ही दूसरे भी हैं। जब भी हमारे साथ कोई भी घटना हो, उसे आंतरिक रूप से समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। बाहर की घटना से आंतरिक स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और इससे हमारे स्वप्नों पर क्या प्रभाव होते हैं, उन्हें भी जानते रहना चाहिए। बाहर की घटनाओं के आधार से ही हमारी अंदर की स्थितियां और हमारे स्वप्न निर्मित होते हैं। इस प्रकार दोनों अवस्थाओं का ज्ञान भी होने लगता है और इन दोनों अवस्थाओं को आपस में क्या संबंध है, ये भी ज्ञात होता जाता है। इस प्रकार हम बाहर की ज्ञाता होने के साथ साथ अंदर की ज्ञाता भी होते हैं, और अंदर की ज्ञाता होने के साथ साथ बाहर की ज्ञान प्रमाणिक भी होने लगते हैं, जिससे हमारा ज्ञान और अधिक प्रगाढ़ होने लगता है। हमारे पास तर्क कोश में तर्कों की संख्या बढ़ने लगती है। इन तर्कों के माध्यम से हम स्वयं भी गहरे ढंग से समझने लगते हैं और दूसरों को भी अच्छे से अपनी बात को प्रामाणिक रूप से समझा पाते हैं या रख पाते हैं, और दूसरे भी बिना किसी विशेष मेहनत किए आसानी से आपकी बात को प्रामाणिक रूप से समझ पाते हैं। वो कुछ ही दृष्टियों से समझ पाते हैं, जबकि आप उस बात को बहुत सारी दृष्टियों से समझ रहे होते हैं, और ये बहुत सारी दृष्टियों में जानने से ही आपकी बातों में गहराई आती है, दूसरे लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और जैसे ही आप अपने आप को गहराई से समझते जाते हैं, वैसे ही दूसरे को भी समझने लगते हैं, क्योंकि मूलतः हम सब तात्विक रूप से एक ही जैसे हैं। जैसे आपके अंदर होता है वैसे ही दूसरों के अंदर भी होता है, और इसको ही अंतर्यामी होना कहते हैं, अर्थात आपके अंदर की अवस्था के या प्रक्रियाओं के ज्ञानी होते जाते हैं, अंदर की अवस्था के जानने वाले होते जाते हैं। आपके अंदर में क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, इस सब को जानना ही अंदर के ज्ञान को उपलब्ध हो जाना है। स्वाभाविक रूप से जैसे ही हमारी जागृत अवस्था में पूर्ण हो जाती है,
वैसे ही हमारी स्वप्न अवस्था जागृत होने लगती है। अर्थात स्वप्न अवस्था में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन्हें हम जागते हुए अनुभव करने लगते हैं और समझने लगते हैं कि वो क्या है और क्यों चल रहे हैं, उनके चलने से क्या होता है, हमारे जीवन में उनका क्या स्थान है, कैसे वो हमारे लिए सुख का कारण या दुख का साधन बन रहे हैं, आदि आदि। हम स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था की भांति ही अनुभव करने लगते हैं। इसमें प्रवेश करने के लिए शवासन में लेट जाएं। पैरों की ओर से अपने सभी अंगों को बारी बारी में शिथिल करने का भाव करते हुए सिर की ओर आना होता है। एक अंग पर ना तो अधिक समय व्यतीत करना है और ना ही बहुत तेजी से निकल जाना है। गति इस प्रकार से रखनी है कि शरीर तो विश्राम में जाए, परंतु हम यानी कि चेतन जो कि विभिन्न अंगों पर ध्यान कर रहा है जागा रहे। तो मध्यम गति रखनी है, क्योंकि यदि गति तेज रखेंगे तो हमारा शरीर विश्राम में नहीं जाएगा, और यदि गति बहुत मंद रखेंगे तो हम स्वयं भी शरीर के साथ निद्रा में चले जाएंगे, जबकि उद्देश्य है शरीर को निद्रा में भेजने का और स्वयं को जगाए रखने का, जिससे कि स्वप्न में जागे हुए हम प्रवेश कर सकें। इस प्रक्रिया को करने से पहले स्थान, गद्दा, मच्छरदानी, कमरे का तापमान आदि इस प्रकार से जांच लेना चाहिए कि ये प्रक्रिया कम से कम 1.5 घंटे तक बिना किसी हलन चलन की कर सकें, जिसमें शरीर का कोई भी अंग हिलना नहीं चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि गद्दा ऐसा हो कि इतना समय शरीर में कहीं दर्द इत्यादि ना होने पाए। तापमान भी ऐसा हो जिससे शरीर में कोई समस्या ना अनुभव हो, गर्मी हो या सर्दी अथवा सर्दी, मच्छर मक्खी आदि ना हो, वहाँ शोरगुल ना हो, अर्थात सब कुछ ऐसा हो जिससे कि इस ध्यान के समय किसी भी प्रकार की समस्या आपको ना आए। इस दौरान खान पान भी ऐसा हो कि वो कोई समस्या पैदा ना करे शरीर में, जैसे कि गैस या बहुत अधिक भोजन खा लेना या बहुत भारी भोजन खा लेना आदि आदि। कुल मिलाकर ध्यान ये रखना है कि बिना किसी समस्या के शरीर 1.5 या 2 घंटे तक शवासन में रह सके और थके हुए नहीं होना चाहिए, नहीं तो शरीर के साथ साथ आपकी भी निद्रा में जाने के अवसर बढ़ जाएंगे। इस प्रकार को आप विश्राम के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को आप विश्राम के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा निद्रा भी स्वस्थ रूप से आएगी, वो सुखकारी होगी सामान्य निद्रा से। जब हम इस प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे तो विभिन्न प्रकार के नए नए अनुभव नित्य प्रतिदिन होने लगते हैं। फिर इन अनुभवों को समझने का प्रयास करना होता है, इनके कारणों को समझना होता है, सभी अनुभवों का आपस में क्या संबंध है ये भी साथ साथ समझते रहना होता है। यदि खुद से समझ ना आए तो इस विषय में ज्ञानी लोगों से चर्चा करके इसे समझते रहना चाहिए। यदि खुद से समझ में आ भी जाए तो भी ज्ञानियों से चर्चा अवश्य करनी चाहिए। कई बार ज्ञानी लोग ऐसी बातें भी चर्चा करते हुए बता देते हैं जिससे कि साधना में गति तेज हो जाती है और अनुभव जल्दी ही समझ में आ जाते हैं और वो हमारा ज्ञान बन जाते हैं। हम लोग भी संस्था के अंतर्गत इस प्रकार के छोटे या बड़े अवधि के शिविर का आयोजन लोगों की मांग के अनुसार करते रहेंगे, जिससे कि सभी साधकों को या जो लोग सामान्य रूप से भी जानना चाहते हैं उन सबको लाभ मिलता रह सके। इस प्रक्रिया में भूत जैसे भी अनुभव हो सकते हैं, हवा में उड़ रहे हैं या हवा में तैर रहे हैं, ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं, या अंतहीन खाई में लगातार गिरते जा रहे हैं, ऐसा भी अनुभव हो सकता है। स्वप्न में आप मर चुके हैं, ऐसा भी अनुभव हो सकता है। अपने स्थूल शरीर से कोई सूक्ष्म शरीर निकल गया है और वो दोनों को यानी कि सूक्ष्म और स्थूल शरीर को देख रहा है, जो कि स्वप्न नहीं होता है, लेकिन लगेगा ऐसा कि जैसे वास्तविक है। लेकिन जब आप इसकी जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्वप्न ही था। मुझे इस अनुभव के कई साधक मिले जो कि इस अनुभव को वास्तविक समझ रहे थे। जब मैंने उनसे इसे चेक करने के लिए कहा तो तब जाकर उनको ज्ञात हुआ कि ये तो केवल एक स्वप्न ही था। और कईयों ने तो चेक करने से ही मना कर दिया कि नहीं, हमें ध्यान के अनुभवों को चेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो ध्यान की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो वे ये बस इतना ही बता पाए कि गुरुदेव का कहना है, अर्थात कारण उनको ज्ञात नहीं था। कुल मिलाकर बड़े ही विचित्र अनुभव भी होते रहते हैं। धीरे धीरे इन अनुभवों को समझते समझते आप समझने लगते हैं कि इन काल्पनिक अनुभवों या स्वप्नों का क्या आधार है। ये अनुभव या सपने हमें किस लिए आ रहे हैं,
हमारे अनुभवों या स्वप्नों का आधार शरीर की कोई समस्या से जुड़ा हो सकता है, वातावरण की समस्या से जुड़ा हो सकता है, कोई मानसिक समस्या से जुड़ा हो सकता है, या विभिन्न प्रकार की सुखों की चाह भी आधार हो सकती है, या किसी दुख से बचना चाह रहे हो ये आधार भी हो सकता है। मरे हुए लोगों से मुलाकात और चर्चा का स्वप्न हो सकता है। विभिन्न प्रकार के स्थान और जीव दिखाई दे सकते हैं जो कि वास्तव में नहीं दिखाई पड़ते हमें अपने जीवन में। इस प्रकार ये धीरे धीरे आप समझते चलोगे कि इन सभी प्रकार की अवस्थाओं के कारण किस प्रकार के स्वप्न निर्मित होते हैं। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे विश्राम करने के लिए किस प्रकार के वातावरण आदि की आवश्यकता है। तो उस प्रकार का वातावरण पैदा कर हम अपने विश्राम की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और इसे ध्यान के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आप जागे हुए सपनों में प्रवेश करने में थोड़ा अभ्यस्त हो जाएंगे तो फिर आपको अपने सपनों को अपनी ज़रूरत के अनुसार पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें केवल वहाँ ऐसी इच्छा करनी होती है कि ऐसा स्वप्न हो जाए तो स्वप्न वैसा ही पैदा होने लगता है। आप अपने स्वप्न से जागने की गति भी कम या अधिक कर सकते हैं। जागने की गति को कम करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि आपके सारे स्वप्न प्रकाश के मेल से ही बन रहे हैं। जैसे एक कलाकार सारी कलाकृतियां रेत से बनाता रहता है, वैसे ही हमारे सारे स्वप्न केवल प्रकाश के कणों द्वारा ही बने रहे होते हैं। वहाँ आप किसी भी प्रकार के भोगों को भोगते रह सकते हैं और कई बार वहाँ कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट फल या भोजन खाने का अनुभव भी होता है। वहाँ के संभोग में और यहाँ जागृति के संभोग में आप कई प्रकार के अंतर पाएंगे। कुल मिलाकर धीरे धीरे बहुत प्रकार के अनुभवों को आप पाएंगे और उनमें जागृति के अनुभवों से तुलना भी कर सकेंगे। कई बार ऐसा भी स्वप्न आप देखेंगे कि आप किसी विषय पर चिंतन मनन कर रहे थे जागृति अवस्था में और बहुत प्रयास के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था, लेकिन स्वप्न में ऐसा कुछ हुआ कि उस बात का समाधान निकल आया। इससे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इस अवस्था का वास्तविक उपयोग ज्ञान के लिए ही होता है। फिर हम अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए या कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इस अवस्था का उपयोग करा सकते हैं। तो इस स्वप्न अवस्था में बहुत प्रकार के हम लोग मजे लेते रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ जिसकी भी हम कल्पना करते हैं तो वो वहाँ तुरंत उपस्थित हो जाती है। तो जितनी भी हम कल्पना कर सकते हैं वो सब स्वप्न अवस्था में संभव है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जो लोग भूत प्रेत, देवी देवता, गुरु भगवान आदि के दर्शन करते हैं वो भी इसी अवस्था के कारण कल्पना होने से ही होते हैं। ये सब कल्पनाएं भी होती हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। यहाँ वास्तविकता से अर्थ है कि जागृति अवस्था में जो भी अस्तित्वगत है वो सब वास्तविक है। इसलिए स्वप्न अवस्था में हुए ज्ञान को जहाँ जागृति अवस्था में जांच कर देखना जरूरी होता है। इस जांच से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि प्राप्त ज्ञान वास्तविक है या काल्पनिक, अर्थात इस जागृति अवस्था में उसका कोई अस्तित्व भी है या नहीं, या कोई उपयोग है कि नहीं। कई काल्पनिक ज्ञान भी इस वास्तविक या जागृत अवस्था में हमारे उपयोग के भी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गणित में गिनतियाँ होती हैं, ये पूरी तरह से काल्पनिक होती हैं लेकिन बहुत उपयोगी होती है। कहानियाँ, सिनेमा, खेल आदि कई प्रकार की कल्पनाएं होती हैं जो कि उपयोगी होती हैं, और कुछ कल्पनाएं यहाँ किसी काम की नहीं होती, जैसे चांद हमारी हथेली पर आ जाए आदि। सभी ज्ञान को उनकी उपयोगिता के आधार से महत्व मिलता रहता है। ये एक बात तो हम सभी के अनुभव में होगी कि इस जागृत अवस्था और हमारी स्वप्न अवस्था का निर्धारण हमारे व्यक्तित्व के अनुसार ही होता है। और यदि आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया है तो जब आप ये साधना करेंगे तब आप यही बात पाएंगे कि हमारे अंदर की अवस्था का निर्माण इस बाहरी अवस्था के अनुसार ही होता है और बाहर की अवस्था का निर्धारण बाहर की व्यवस्था के कारण होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि विभिन्न देशों में विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाओं के कारण ही हर देश के अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं का निर्माण होता है और इन अवस्थाओं के कारण ही हर देश के लोगों के व्यक्तित्व में कुछ छोटे या बड़े अंतर पाए जाते हैं और साफ साफ समझ में आता है कि उनके अंदर की अवस्थाएं इन्हीं बाहर की अवस्थाओं के कारण ही लगातार प्रभावित होती रहती हैं। इस साधना को करते हुए आप बहुत गहरे में उन अवस्थाओं का आपसी संबंध समझ पाओगे और आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग भी कर पाने में सफल हो पाओगे। और ये भी बहुत ही गहरे से समझ पाओगे कि बाहर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जिससे कि आपको अंदर की अवस्था जैसी करनी है वो वैसी हो सके।
और उसी आधार पे इस संपूर्ण व्यवस्था को मैंने निर्मित किया है। इसीलिए ये व्यवस्था बाहर जागृत अवस्था में वैसी अवस्थाओं का निर्माण कर सकेगी जैसा कि हम चाहते हैं, और चूंकि हमारी इच्छा के अनुसार ही बाहर में अवस्था का निर्माण होगा, तो इस कारण से हम अपने अंदर में सुखी रहेंगे निरंतर। और चूंकि बाहर में सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार ही हो रहा होगा, कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा, इसलिए अंदर में भी कुछ भी ऐसी अवस्था का निर्माण नहीं होगा जो कि हमें नहीं चाहिए। अंदर कोई भी नकारात्मक अवस्था का या अनावश्यक अवस्था का निर्माण ही नहीं होगा, और उसे ठीक करने के लिए हमें कुछ उपचार जैसा नहीं करना पड़ेगा, और अपना समय हम केवल और केवल उसमें लगा पाएंगे कि हम जहां हम लगाना चाहते हैं। इससे हमारे पास सुखी होने का समय भी पर्याप्त मात्रा में होगा। उदाहरण के लिए लगभग हर देश में बजट का 50% से अधिक धन एवं बहुत सारे लोगों को आर्मी, पुलिस, दूसरे विभिन्न फोर्स विभाग, टैक्स विभाग, जासूस विभाग, चिकित्सा विभाग, बैंकिंग विभाग, रिजर्व बैंक, शेयर मार्केट, अनावश्यक परिवहन विभाग आदि में खर्च करना होता है, जिसको कि सही व्यवस्था लाकर समाप्त किया जा सकता है। इस अनावश्यक खर्चे से सदा के लिए बचा जा सकता है, और इस बड़े प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के दुरुपयोग से बचा जा सकेगा, एवं इन सब का उपयोग सुख के संसाधनों को पैदा करने में किया जा सकेगा। साथ ही इसके सबके पास पर्याप्त समय होगा इन सुख के संसाधनों को उपयोग करके सुखी होने का एवं अपने संबंधियों के साथ समय देने का, और भविष्य के प्रति असुरक्षा के तनाव से मुक्त रह सकेंगे सदा ही, क्योंकि किसी को भी अनावश्यक कार्य में अपना समय खराब नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अनावश्यक कार्यों में केवल वो समय खराब होता है जो कि हम सब इन कार्यों को करने के लिए देते हैं, बल्कि सारे समय भयभीत भी रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो एक तरह से सभी प्रकार की सुरक्षा में समय देते हुए भी कुछ भी गड़बड़ होने की आशंका रहती ही है। तो कुल मिलाकर हमारा सारा समय इसमें खराब ही होता है, और हमारे पास जो भी सुख सुविधा होती है उसे भी हम डरे हुए से ठीक से उनका उपयोग करके सुखी नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से हम सब समझ सकते हैं कि जीवन को संपूर्ण रूप से सुखी होने के लिए सुरक्षा वाला उपाय कुछ खास काम नहीं करता, बस थोड़ा डर कम कर देता है, वो भी इतनी ज़्यादा कठिन मेहनत करके जिससे बहुत लोगों की जान भी लगातार जाती रहती है। सुरक्षा उपाय में सुरक्षा करने वाले और अपराध करने वाले दोनों ही लगातार धन का अपव्यय करते रहते हैं और अपनी जान से भी लगातार हाथ धोते हैं, अर्थात जान और माल का नुकसान लगातार होता रहता है समाज को। फिर भी सभी प्रकार के भय सदा ही बने रहते हैं, उनसे मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि लोग सोचने लगे हैं कि ये भय युक्त अवस्था जीवन का एक आवश्यक अंग है, इससे मुक्ति असंभव है, और इसको केवल कम करने के उपायों पर ही खोज होती रहती है, ना कि इसे पूरी तरीके से मुक्त करने के उपायों पर। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था जो कि समस्याओं को पैदा ही ना होने दे और सारी सुख सुविधाओं को लगातार सबके लिए इच्छा अनुसार पैदा करती रहे, यही एकमात्र सही उपाय है, और संपूर्ण समाधान ऐसा ही परिणाम दे सकने वाली व्यवस्था है। अधिक समझने के लिए इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं और YouTube पर यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट नाम के चैनल में सुन भी सकते हैं। इसके अलावा वहाँ इस समाधान को समझाने के लिए बहुत सारे दूसरे वीडियोस भी हैं। धन्यवाद।